और इस बीच इस वक्त की बड़ी जानकारी बस्तर से, जहां नक्सल संगठन को सबसे बड़ा झटका लगा। नक्सल पोलित ब्यूरो मेंबर सोनू दादा का सरेंडर। सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी। 60 सदस्यों के साथ सोनू दादा ने आत्मसमर्पण किया है। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली पुलिस के सामने सरेंडर की खबर है। आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों से पूछताछ जारी है। तो नक्सली सोनू दादा ने आत्मसमर्पण की बात कही थी। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां नक्सल संगठन को सबसे बड़ा झटका माना जा रहा है सोनू दादा के सरेंडर के ये खबर। नक्सल पोलित ब्यूरो मेंबर सोनू दादा का सरेंडर। सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी है। 60 सदस्यों के साथ सोनू दादा ने आत्मसमर्पण किया है। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली पुलिस के सामने सरेंडर की खबर। तो आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों से पूछताछ जारी। नक्सली सोनू दादा ने आत्मसमर्पण की बात कही है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी विकास तिवारी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। विकास, कितना बड़ा झटका नक्सलियों के लिए? देखिए, अगर रणनीतिक तौर पर देखा जाए तो माओवादियों को अब तक का सबसे बड़ा झटका लगा है, क्योंकि वेणुगोपाल पोलित मेंबर हैं और माओवादी संगठन में पूरे देश में केवल 4 पोलित ब्यूरो ही शेष बचे हैं, जिसमें सबसे शीर्ष स्तर पर वेणुगोपाल और सोनू दादा ही थे। और बीते दिनों बसवराजू की मौत के बाद से लगातार उनके द्वारा पत्र जारी किया जा रहा था कि अब इस संघर्ष, जो सशस्त्र संघर्ष है, उसे विराम देने का वक्त हो गया है। उन्होंने भी माना कि माओवादी पार्टी की जो दशा दिशा है वो ठीक नहीं चल रही है और गलत दिशा में मूवमेंट आगे बढ़ रहा है, जिसको लेकर उन्होंने कहा कि अब हथियार रख के जनता के साथ मुख्य धारा में लौटकर उनके लिए काम करने का समय आ गया है। अब हथियार लेकर जंगलों में रहकर जनता के लिए काम नहीं किया जा सकता। और इसके बाद से माओवादियों के बीच में दो फाड़ वाली स्थिति भी हो गई थी। और यही वजह है कि लगातार इन पत्रबाजी के बाद जहां तेलंगाना स्टेट कमेटी के जो प्रवक्ता हैं जगन, उन्होंने सोनू दादा का विरोध भी किया था और ये भी बताया था कि ये उनका व्यक्तिगत फैसला है। लेकिन आज जिस तरह से उनके व्यक्तिगत फैसले पर सोनू दादा ने उनके बयान को झूठा साबित किया है इस तरह से, क्योंकि वेणुगोपाल के साथ में बताते हैं कि 60 और माओवादी हैं जिन्होंने महाराष्ट्र में गढ़चिरौली पुलिस के सामने समर्पण किया। हालांकि समर्पण से ठीक पहले तक वो अबूझमाड़ में ही थे और अपना लोकेशन बार बार बदल रहे थे और उसके बाद बीते 2 दिनों से वो महाराष्ट्र की सीमा पर थे। दरअसल वो सुरक्षित निकलना चाह रहे थे। कारण ये भी था कि अब उनके लिए खतरा केवल फोर्स ही नहीं बल्कि उनके माओवादी साथी भी हैं, क्योंकि बीते दिनों जिस तरह से तेलंगाना स्टेट कमेटी के प्रवक्ता जगन ने इस बात का जिक्र किया था और अभय और विकल्प के नाम से एक पत्र जारी हुआ था, जिसमें वेणुगोपाल को ये धमकी भी दी गई थी कि अगर वो हथियार जमा नहीं करते तो उनके पीछे पीएलजीए को लगा दिया जाएगा। बिल्कुल विकास, तो एक और अहम चीज, अगर हम सोनू दादा के इतिहास को समझें तो आखिर इनके नक्सली गतिविधियों में किस तरह से संलिप्तता रहती थी, नक्सलियों को कितना हौसला सोनू दादा के चलते मिलता था? देखिए, वेणुगोपाल पोलित ब्यूरो है और मैं आपको बताऊं कि किसी माओवादी पार्टी के जो सबसे शीर्ष स्तर पर जो माओवादी पार्टी की रीति नीति निर्धारित करते हैं, जो ये डिसाइड करते हैं कि पार्टी का अगला कदम क्या होगा, ये सब काम पोलित ब्यूरो का होता है। और ये सेंट्रल कमेटी के सदस्यों में से ही जो शीर्ष नेता होते हैं उनमें से चुनकर उन पोलित ब्यूरो बनाया जाता है। तो आप इसे समझ सकते हैं कि जो पार्टी के जो सबसे सीनियर और जो नेता होते हैं, जो पार्टी की आगे की रणनीतियां तय करते हैं, उनमें एक होते हैं और पार्टी की आने वाली सारी कार्य प्रणाली और कार्यविधियों पर इनकी निगरानी होती है। यहाँ तक कि किस घटना को अंजाम देना है, किसके साथ किस तरह का बर्ताव करना है, हर छोटी से छोटी जो भूमिका या गतिविधि माओवादी पार्टी की होती है, उस सब पर एक निर्णायक भूमिका पोलित ब्यूरो की होती है। और सबसे बड़ी बात कि इस समय जब पार्टी बहुत ही बैकफुट पर है, जिसका जिक्र इन्होंने पहले भी किया था, इस समय में, और जब उनके महासचिव कौन है इस पर भी निर्धारण नहीं हो पा रहा है, ऐसे में पोलित ब्यूरो का समर्पण करना 60 लोगों के साथ, ये वाकई में माओवादियों का जो आत्मबल है उसे और पूरी तरह से ध्वस्त करने में काफी कारगर साबित होगा। बिल्कुल, काफी कारगर साबित हो रहा है। लेकिन अब आत्मबल कहीं ना कहीं ध्वस्त होगा ये भी माना जा रहा है, तो ऐसे में ये भी माने कि और भी कई बड़े झटके नक्सलियों के लग सकते हैं। बिल्कुल, देखिए, अब सबकी निगाह सिर्फ केवल एक ही माओवादी पर है। दरअसल हर कोई ये जानना चाहता है कि अगर माओवादियों के बीच में दो फाड़ हो गए, अगर तेलंगाना स्टेट कमेटी के जो माओवादी हैं वो अगर वेणुगोपाल से विरोध में है, वहीं बीते दिनों 3 पत्र आए थे जिसमें पूर्वी बस्तर डिवीजन, गढ़चिरौली डिवीजन और उसके साथ मार डिवीजन ने भी वेणुगोपाल का समर्थन दिया था कि वो भी हथियारबंद संघर्ष को विराम देने के पक्ष में है। तो ऐसे में अब हिड़मा की क्या भूमिका है, क्योंकि बस्तर में जितने भी बटालियन हैं जो सबसे ज्यादा जवानों को नुकसान पहुंचाने में उनकी भूमिका रही है, हर बड़ी घटनाओं में बटालियन की भूमिका रही है
और उसका नेतृत्व अभी भी कहीं न कहीं देवा एर्रा और हिडमा के हाथ में है। तो ये 3 नेता किस तरफ जा रहे हैं? क्या ये वेणुगोपाल के समर्थन में है? अगर ये वेणुगोपाल के समर्थन में है तो निश्चित ही तौर पर बस्तर के लिए बहुत राहत भरी खबर होगी। लेकिन अगर ये वेणुगोपाल के विरोध में है, अगर ये तेलंगाना स्टेट कमेटी की तरफ है और ये अभी भी समर्पण करने के मूड में नहीं है, तो मुझे लगता है कि अभी भी जवानों के लिए चुनौती तो बनी रहेगी जब तक हिडमा का सरेंडर या उसकी गिरफ्तारी नहीं हो जाती। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया विकास तमाम जानकारी देने के लिए।